India's largest महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाबात को लेकर के लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। दोनों ही रियासतों में क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज है उसको लेकर भी आपको हम लगातार लेटेस्ट अपडेट्स देते आ रहे हैं। साथ ही साथ जो इतने दिनों से सारी ही सियासी पार्टियां मेहनत कर रही है उसका आज जो है इम्तिहान होना है। लोग जो है उन्हीं बेसिस पे आज वोट कास्ट करने जा रही है। अपने उम्मीदवारों को अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स वो चुनना चाहती है, किन मुद्दों पर चुनेगी आज सारा इम्तिहान होगा सियासी पार्टियों का जो उन्होंने कैंपेनिंग की इतने दिनों तक। हमारे साथ शिवसेना लीडर हेमराज शाह जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एमआईएम लीडर मोहम्मद लुकमान नदवी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवसेना से हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं लीडर हेमराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कहा जा रहा है बीजेपी शिवसेना अलायंस यानी महायुति और एनसीपी कांग्रेस का अलायंस यानी महाअघाड़ी, क्या लगता है आप इस ये जो महायुति वर्सेस महाअघाड़ी हो रहा है कितना चैलेंजिंग आप इसको समझते हैं? जी हेमराज जी। हेमराज जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेमराज जी की तरफ हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मोहिउद्दीन, आपसे जानना चाहूंगी, ये सवाल आपसे मोहिउद्दीन करना चाहूंगी कि जिस तरह से महायुति वर्सेस महाअघाड़ी महाराष्ट्र में हो रहा है, किस तरह से इन दो अलायंसेस को आपस का जो ये टकराव है इसको किस तरह से देखा जा रहा है? ये देखिए, महाराष्ट्र में जो है वो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना बीजेपी अलायंस के दरमियान मुकाबला है, लेकिन ये मुकाबला जो है वो कहना चाहिए कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से 2019 के लोकसभा इलेक्शन में शिवसेना बीजेपी को जो है भारी अक्सरियत मिली थी, तो उसी तरह से ये इंतखाबात में जो है वो इस बात का गुमान किया जा रहा है, इस बात का जो है अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस मतलब अभी शिवसेना बीजेपी को जो है वो अलायंस को, इत्तेहाद को जो है वो बढ़ोतरी मिलने के आसार हैं। जिस तरह से बात हो रही थी कि मतलब जो पूरी की पूरी कैंपेन चली है महाराष्ट्र में इलेक्शन के लिए, तो इसमें एक बात ये देखी गई है कि इस पूरी कैंपेन में अक्सर व बेशतर कांग्रेस के जो बड़े लीडरान हैं वो गायब रहे हैं। जब इन पर तनकीद की गई तो राहुल गांधी ने जो है वो 2 सभाएं महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में ली, तो ये एक कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस अपना मैदान जो है वो छोड़ती हुई दिखाई दी है, कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दी है, और इसी का असर जो है वो महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जो है का जो मॉरल सपोर्ट है वो डाउन होता है यहाँ पर दिखाई दिया। इसके मुकाबिल एनसीपी ने जो है वो पूरी तरह से इस इलेक्शन को लड़ता हुआ दिखाई दी। शरद पवार के खिलाफ जो है ईडी के मामला सामने आए, उनके भतीजे पर जो है वो ईडी ने इल्ज़ाम लगाए। इसके बावजूद भी जो है वो शरद पवार और एनसीपी ने जो है वो मैदान छोड़ के भागने की बजाय जो है डट के मुकाबला किया, और शरद पवार का जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का इलाका है, जो मगरबी महाराष्ट्र का इलाका है, माना जा रहा है कि वो जो है काफ़ी मजबूत साबित हो सकता है उनके लिए। और इसके अलावा कांग्रेस की सीटें जो है वो निकलने के चांस है मगरबी महाराष्ट्र से, मुंबई से और मुख्तलिफ इलाकों से, लेकिन अलायंस जो है वो शिवसेना बीजेपी का वही लीड करेगा, इस तरह के गुमान फिलहाल है। क्योंकि जिस तरह से किसानों की खुदकुशी की बात कर लीजिए या कोई और मुद्दे की बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए, इसको जो है वो कांग्रेस उस तरह से आवाम तक ले जाने में कामयाब नहीं हो पाई है। जिस तरह से इसको जो है स्ट्रांग होती हुई नजर दिखाई दे रही है जो है वो देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। एमआईएम और वंचित अघाड़ी का जो अलायंस होने वाला था, लेकिन वो अलायंस बर वक्त टूट गया, और एमआईएम ने जो है वो तकरीबन 45 से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। तो एमआईएम औरंगाबाद और मुंबई के कुछ इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि औरंगाबाद के अलावा जो है वो इसे कहीं भी सबकत मिलने के आसार कमी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एमआईएम का जो वोट है वो जो है वो सीधा कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएगा, एनसीपी कैंडिडेट को नुकसान पहुँचाएगा और बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाएगा। इस तरह का के आसार जो है वो माहिरीन लगा रहे हैं, क्योंकि बायकल्ला की जो सीट है जहां से वारिस पठान पिछली मरतबा जीत के आए थे, इस मरतबा जो है वहां से उनका मुकाबला शिवसेना की उम्मीदवार यामिनी जाधव से है। तो शिवसेना, एमआईएम और
कांग्रेस के जो ट्रायंगल में जो है वो देखा जा रहा है कि इमाम को यहाँ पर शिकस्त नसीब हो सकती है। उसके अलावा महाराष्ट्र के मालेगांव इलाके में वहाँ से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जो है वो उम्मीदवार हैं इमाम के। इससे पहले जो है वो 2009 से 2014 तक वो जो है वो असेंबली में जा चुके हैं उनकी तीसरा महाज सियासी जमात से। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि मतलब वहाँ पर उनका मुकाबला कांग्रेस के शेख आसिफ से है और शेख आसिफ और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल में काफ़ी टक्कर है। तो इस दरमियान ये कहा जा सकता है कि वहाँ से भी जो है वो मालेगांव से भी इमाम की सीट निकलने के आसार है। तो कुल मिला के जो है वो 2 से 3 सीटें जो है इमाम की निकल सकती हैं। बाकी नशिस्तों पर जो है वो इमाम जो है वो नुकसान नहीं पहुँचा सकती है, फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। जिस तरह से हमने देखा कि असदुद्दीन अवैसी ने जो है वो महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में धुआंधार दौरा किया, कैंपेनिंग की, लोगों से मुलाकात की, रोड शो किया और इसका असर जो है वो लोगों पर क्या पड़ता है, इसका जो नतीजे जो है वो 24 तारीख को जो आएंगे वही बताएंगे। अवैसी इस बात से हमेशा इनकार करते रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो है वो कांग्रेस और सेकुलर महाज का वोट काट रही है। अब 24 तारीख को मालूम पड़ेगा कि वाकई असदुद्दीन अवैसी की जो इमाम है क्या वाकई वो वोट कटवा है या मुसलमानों के हक में जो है वो अपना काम करेगी। बिल्कुल मोहिउद्दीन, बिल्कुल सही कहा आपने। 24 तारीख को सारी बातें जो है साफ हो जाएंगी। हमारे साथ नदवी साहब जुड़े हुए हैं। नदवी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से तमाम जो ऑपोजिशन पार्टियां जिस तरह से एक दूसरे के आमने सामने हैं, ऐसे में वोट बट रहे हैं, तो जिसका सीधा से सीधा असर बीजेपी को जा रहा है, फायदा जो है बीजेपी को ही मिल रहा है। जी, जब सेकुलर जमातें आपस में लड़ती हैं जी, तो जाहिर सी बात है वोट इधर से उधर होता है। और लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सेकुलर है कौन? क्या कांग्रेस सेकुलर है? एनसीपी सेकुलर है? सेकुलरिज्म का जनाजा निकाल दिया इन लोगों ने दोनों ने सेकुलरिज्म का जनाजा निकाल दिया। ये दोनों भी बीजेपी की राह पर चल पड़े हैं। इन्होंने मुसलमानों को, दलितों को, ओबीसीज को, आदिवासियों को, पिछड़े लोगों को इन्होंने ठगा। इन्होंने ठग करके इस जगह पर पहुंचा दिया। अगर मैं ये कहूँ, इन्होंने बकरियों और मुर्गियों की सतह पर पहुंचा दिया इनको, मुसलमानों को, दलितों को, ओबीसीज को, पिछड़े लोगों को। तो ये गलत बात ना होगी। ऐसी सूरत में जितने पिछड़े लोग हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, दूसरे तबकात के लोग हैं, इन्होंने कांग्रेस को भी नकारा है, एनसीपी को भी नकारा है। आने वाले इलेक्शन में, यानी रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ये सारी की सारी पार्टियां, जिनको हम समाजवादी कह लें या एनसीपी कह लें या कांग्रेस कह लें, ये क्लैप्स हो गई हैं, ये ख़त्म हो गई हैं। अब इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। अब तारीख के सफ़हात में इनका वजूद बाकी रहेगा। कांग्रेस को अब आप एनसीपी को बड़े से बड़ा इंजेक्शन लगा दीजिए तो ये उठकर खड़ी होने वाली नहीं है, क्योंकि जिंदा जो होता है वो खड़ा हो जाता है, मुर्दा कभी खड़ा नहीं होता। ठीक, हेमराज जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो रैलियां की और उसमें जिस तरह की भीड़ देखने को मिली, तो आप उसको एक तरह से चैलेंज समझते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा ऑरेटर माना जाता है असदुद्दीन ओवैसी को। अपनी तरफ वो लोगों को रागिब करते हैं। अपनी रैलीज में उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ रागिब किया। तो ऐसे में एक चैलेंज देखने को मिल रहा है। वो भीड़ कोई वोटों में कन्वर्ट नहीं हो रही है। वोटों में कन्वर्ट होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। तो इसलिए कोई, मुझे नहीं लगता कि जैसे आपके प्रवक्ता ने कहा कि 2 या 3 सीटें इनको मिलेगी, तो उससे ज़्यादा मिलने की मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। नदवी साहब, आप इस बात से एग्री करेंगे कि जिस तरह से बोल रहे हैं कि भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है? अब ये 24 तारीख को पता चलेगा। अब आज तो कुछ नहीं कह सकते। आज से इतना है कि लोग वोट डाल रहे हैं और लोग वोट डालें अपने पसंदीदा कैंडिडेट को। बिल्कुल बिल्कुल। मोहिउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहिउद्दीन, क्या समझ सकते हैं इसको कि क्यों ऐसा हो रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों में लोग तो बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, रैलियों में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा है कि वो भीड़ जो है वोट में वोट कैटर नहीं कर पा रही है?
कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अहम सवाल है। ये सवाल जो है वो बार बार पूछा गया महाराष्ट्र की सियासत में। यही सवाल जो है वो मन से अध्यक्ष राज ठाकरे के ताल्लुक से भी किया गया कि राज ठाकरे की रैलियों में जो है बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन वो भीड़ जो है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि राज ठाकरे के पास जो है वो ग्राउंड लेवल पर वैसे अफराद नहीं है जो लोगों को जो है वो वोट की जानिब कन्वर्ट कर सके। यही मामला जो है वो इमाम के साथ या असदुद्दीन अवैसी की रैली में बड़ी तादाद में लोग आते हैं, बड़ी तादाद में इनको सुनने के लिए जाते हैं, इनकी तकरीर को पसंद करते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि एमआईएम को जो है वो वैसे लीडरान महाराष्ट्र में नहीं मिल पाए जैसे इनको मिलना चाहिए था। असदुद्दीन अवैसी के चेहरे पर जो है आप वोट नहीं बटोर सकते। आपको जो है वो फील्ड में काम करने के लिए, मैदान में काम करने के लिए और लोगों तक पहुंचने के लिए ऐसे अफराद चाहिए जो आवाम से कनेक्टेड हो, जो लीडर हो, जिनकी पोजीशन जो है वो समाज में कायम हो। इनको ऐसे नौसिखिया लोग मिले हैं, ऐसे नए चेहरे मिले हैं जिनकी जो चाहे वो किसी पार्टी से भाग के आए हैं या कोई नए चेहरे हैं या उनका समाज में बहुत ही रुतबा नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो है वो अवैसी का सबसे बड़ा नुकसान ये है, अवैसी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि उनको जो है वो अच्छे अफराद नहीं मिल पाए। अगर उनको अच्छे अफराद मिल पाते तो शायद ये 3 का जो आदद है वो 3 का आदद 13 में बदल जाता है या 30 में बदल जाता। लेकिन माइनस पॉइंट ये है क्योंकि महाराष्ट्र का मुसलमान जो है वो अवैसी को, एमआईएम को एक मुतबादिल के तौर पर इसलिए भी नहीं देख रहा है कि इनके यहाँ पर जो है वो बातें हुई हैं, बातों के अलावा काम नहीं हुए हैं। अगर हम वारिस पठान की बात की जाए तो वारिस पठान के ताल्लुक से जो है वो बैतुल्ला में बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी है। लोगों का ये कहना है कि वारिस पठान ने जो है वो पूरे 5 साल के अरसे में मुंह तक नहीं दिखाया है। वारिस पठान जो है गायब रहे हैं, उन्होंने जो है वो काम नहीं किया है, अफराद से मुलाकात नहीं की है। वो अक्सर व बेशतर टीवी चैनल की डिबेट पे नज़र आते हैं, वो असेंबली हल्के में दिखाई नहीं देते। तो 2 सीटें जो मिली थी महाराष्ट्र में एमआईएम को, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर मौका था कि वो आवाम के दरमियान जाके काम करते और उसके बाद जो है वो अपना एक किस्म का मॉडल पेश करते लोगों के दरमियान और उसके बाद वोट बढ़ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अवैसी के साथ जो है वो वैसे अफराद नहीं आ पाए जैसे अफराद आनी चाहिए थी। ऐसे इसी तनाजुर में देखा जाए तो महाराष्ट्र का जो मुसलमान है वो कहीं ना कहीं जो है वो कभी शिवसेना तो कभी बीजेपी और अक्सर बेशतर जो है वो कांग्रेस एनसीपी की तरफ जा रहा है। क्योंकि जैसा कि वो मौलाना ने कहा, लुकमान नदवी साहब ने अभी कहा कि मतलब सेकुलरिज्म ख़त्म होता जा रहा है। सेकुलर पार्टी जो कांग्रेस एनसीपी है उन पे सवाल निशान खड़ा किया है। सवाल ये है कि ऐसे हालात में मुसलमान, ये जो महाराष्ट्र का मुसलमान है वो ये सवाल कर रहा है कि ऐसे हालात में जबकि एनसीआर का एनआरसी का मसला है, दगरगू हालात है और कम्युनलिज्म की जो मामलात है वो बहुत ही उरूज पर है, तो ऐसे वक्त में जो है वो सूद बूद का मामला यही होता कि अवैसी जो है वो कांग्रेस से और पैक्ट करते हैं या ऐसी सीटों पे हिमायत करते हैं कांग्रेस एनसीपी की जहां पर जो है वो जीत नहीं सकते। बहरहाल जो है वो किसी सेकुलर कैंडिडेट को जिता सकते थे। उन्होंने ये काम किया गवंडी में, जहाँ पर अबू आसिम आजमी को इमाम ने सपोर्ट की ये कहते हुए कि असम्बली में जो है वो मुस्लिम नुमाइंदे जाना चाहिए। लेकिन दूसरे इलाकों में जहाँ पर सेकुलर उम्मीदवार है वहाँ पर इमाम ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वंचित अघाड़ी से भी इनका जो है वो बहुत ही अच्छा लाइन्स था। पार्लियामेंट के इलेक्शन में इम्तियाज जलील की एक सीट निकलती है, लेकिन क्या वजह है कि जो असेंबली इलेक्शन है उससे ऐन वक्त पे ये लाइन टूट जाता है और ये इम्पैक्ट नहीं कर पाता। तो ये चीज़ें जो है महाराष्ट्र के आवाम के समझ में नहीं आ रही है कि दलित मुस्लिम इत्तेहाद की जो बात हो रही थी वो अचानक जो है वो रुक क्यों गई, उसमें जो है वो फेरबदल क्यों हो गया। असल में नीयत का सवाल ये उठ रहा है कि नीयत किसकी ख़राब है, प्रकाश अंबेडकर की नीयत ख़राब हो गई या असदुद्दीन अवैसी की नीयत ख़राब हो गई, ये दोनों ही जो है बीजेपी या आरएसएस के हथकंडे का शिकार हो गए हैं। बिल्कुल मोहिउद्दीन। हेमराज जी, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से सेना से जो है अक्सर ऐसे बयान आ रहे थे कि जो है सेना जो है हर तबके के लिए काम करेगी, हर तबके के लिए वो बराबर की है, जिस तरह की आदित्य ठाकरे की कोशिश भी ये रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो शिवसेना का तमाम तर पॉलिटिक्स रहा है वो कहीं ना कहीं एक तबके को लेकर के, एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के, एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के ही रहा है। ऐसे में क्या लगता है आपको, कितनी उम्मीद है कि लोग जो है इन आपके खास तबके को छोड़ करके दूसरे तबके से जुड़े हुए लोग जो है कितना आप रागिब उनको कर पाए हैं? ऐसे नहीं है, वो हर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। और जैसे आपको गुजराती कम्युनिटी की बात सोचो तो गुजराती कम्युनिटी की टिकट देने को मुझे भी बताया गया था साहब ने, मगर मेरी एज जो है वो 79 हो गई, इसलिए मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहा। इसलिए उनको ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी को सपोर्ट करना, हर कम्युनिटी को वो सपोर्ट करते हैं। और आप देख रहे हो कि 1992 में जो दंगे फसाद हुए थे उसी में
शिवसेना ने ही सभी कम्युनिटी को सपोर्ट किया था और रक्षा की थी, तो वो चीज़ें बम्बई भूली नहीं है, इसलिए उनको हर कम्युनिटी वोट करेंगी। हेमराज जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो टर्म रही है आपकी और शिवसेना और बीजेपी अलायंस की, फ्लड आया महाराष्ट्र में, फ्लड देखा, फार्मर्स का एजिटेशन देखा, ऐसे में लोग जो है पूरी तरह से स्क्रूटनी करेंगे इन पूरे मामलों को लेकर के, क्या लगता है आपको, कितने कॉन्फिडेंट है आप अपने अलायंस के, अपनी जो गवर्नमेंट आपकी रही है उनके कामों पर की जो स्क्रूटनी लोग करने वाले हैं उससे मुतमईन हो सकते हैं? क्या कुछ ऐसे मेन काम हुए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा एजुटेशन फार्मर्स की और फ्लड्स के बाद भी देखने को मिली है? फ्लड में सबसे ज्यादा काम शिवसैनिकों ने किया। आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों के लिए स्कूल की सभी सामग्री फ्री दी गई पूरे इलाके में, सांगली और कोल्हापुर जिले में दोनों में, और कोकण में। ये सभी चीज़ों इतनी फ्री बच्चों को दी गई कि आज स्कूल के अंदर उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। और ये एक ही शिवसेना है जो उनके शिव सैनिकों ने जो काम किया वो आपको ध्यान में आया होगा। जी हेमराज जी, आप बने रहिए हमारे साथ ही साथ लुकमान नदवी साहब आप भी हमारे साथ बने रहिए। लगातार अपने व्यूवर्स को हम जानकारी दे रहे हैं महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात को लेकर के और हरियाणा असेंबली इंतखाबात को लेकर के लेटेस्ट अपडेट्स लगातार दे रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इंतखाबी जंग को लेकर के इस तरह से तफसीली बातचीत जारी रहेगी।